previous video, basically we discussed about electrochemistry for class 8 students. So at first, what is electrochemistry? So electrochemistry is the branch of chemistry in which we deals about the interconversion of electrical energy and chemical energy. It means electrical energy can proceed some chemical reactions and some chemical reactions also generate electric current. So ये वाइस वर्सा एक कंडीशन है हमारा कि हम कभी भी केमिकल रिएक्शंस के थ्रू हम इलेक्ट्रिक करंट को भी हम जनरेट कर सकते हैं, और अगर किसी सिस्टम में अगर हम इलेक्ट्रिक करंट अगर प्रोवाइड करते हैं तो वैसे केस में कुछ एक केमिकल रिएक्शंस होंगी। तो इन सभी के ऊपर जो भी हम एक्सप्लेनेशन जो भी हम स्टडी करते हैं, इन सभी को एक स्पेशल ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री में आप स्टडी करते हो, स्पेशल ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री में बेसिकली आप इसको स्टडी करते हो, जिसको कि हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के नाम से जानते हैं। सो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बेसिकली एक्सप्लेन अबाउट टू डिफरेंट एक्टिविटीज। द फर्स्ट one in which due to electric current some chemical reactions occurs, and that process or that phenomenon is known as electrolysis. And the second one wherein different types of cell in different type of batteries some chemical reactions occurs, and due to that chemical reaction इलेक्ट्रिक करंट्स जनरेटेड। सो ये बेसिकली हमारा यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री दो पार्ट में आता है। पहला तो हो जाता है जिसमें कि आप इलेक्ट्रिक करंट के हेल्प से कोई एक केमिकल रिएक्शन आप कराते हो, और जो आप केमिकल रिएक्शन किसी इलेक्ट्रिक करंट के हेल्प से आप कराते हो तो उसको आप बोलते हो इलेक्ट्रोलाइसिस। और वहीं पे अगर केमिकल रिएक्शंस के कारण अगर वो इलेक्ट्रिक करंट अगर जनरेट कर रहा है तो वैसे केस में जो रिएक्शंस होते हैं उनको हम इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस बोलते हैं, और ये बेसिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल में होंगे। आप अगर किसी भी सब्सटेंस में जो बेसिकली आयोनिक नेचर के होंगे, जो कि आयोनिक कॉम्प्लेक्सेस होंगे, उनके या तो मॉल्टन फेज में या फिर एक्वस फेज में या फिर उनके मॉइस्ट पेस्ट के फॉर्म में अगर आप इलेक्ट्रिक करंट का अगर आप सप्लाई करते हो तो वैसे केस में उसमें कुछ एक रिएक्शंस होंगे। और अगर हम कहीं अगर डिफरेंट टाइप्स ऑफ अगर कुछ आयोनिक रिएक्शंस अगर करा रहे हैं जिसमें कि बेसिकली ऑक्सीडेशन रिडक्शन अगर रिएक्शन हो रहा है तो वैसे केस में वो इलेक्ट्रिक करंट को भी जनरेट करेगा। यानी यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बेसिकली दो ब्रांच एक्सप्लेन करता है। एक तो जिसमें कि आप इलेक्ट्रिक करंट का जब आप सप्लाई देते हो तो कुछ एक केमिकल रिएक्शंस होते हैं, और दूसरा जिसमें कि हम कुछ एक केमिकल रिएक्शंस कराते हैं तो वैसे केस में इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है। तो जो हमारा पहला कंडीशन है जिसमें कि आप इलेक्ट्रिक करंट आप देते हो और उस इलेक्ट्रिक करंट के कारण कुछ एक केमिकल रिएक्शंस होते हैं तो उनको आप इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हो। एंड जब आप कुछ एक केमिकल रिएक्शंस कराते हो और उस रिएक्शन से अगर इलेक्ट्रिक करंट अगर जनरेट हो रहा है जैसा कि सारे सेल में होता है तो उनको हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोलते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस, यानी हमारा जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है इसमें बेसिकली हमारा क्या होता है कि जो हमारा केमिकल एनर्जी है, सो केमिकल एनर्जी जस्ट कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी फॉर्म। सो इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल केमिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एंड इन इलेक्ट्रोलाइसिस इलेक्ट्रिकल एनर्जी converted into chemical energy, because in electrolysis due to electric current some chemical reactions occurs and new stable compounds are formed here. So तो जो भी नया कंपाउंड फॉर्म हो रहा है यहाँ पे उसमें कुछ एक एनर्जी स्टोर्ड होंगी, और जो एनर्जी स्टोर्ड होगा वो बेसिकली इलेक्ट्रिकल एनर्जी है जो कि इलेक्ट्रोलाइसिस के बाद उस न्यू मॉलिक्यूल्स में स्टोर्ड होगा। जैसे कि हम अगर कुछ एक एग्जांपल्स यहाँ पे अगर लिया जाए, जैसे कि सबसे सिंपल एग्जांपल हमारा वाटर वाला होता है कि वाटर के लिए आप बेसिकली क्या करते हो कि आप एक नॉर्मल सा एक सिस्टम लेते हो बीकर, और आपने इसमें दो रॉड्स आपने अप्लाई कर दिए। दीज आर पॉजिटिव रॉड एंड नेगेटिव रॉड, और आपने इस सिस्टम में पूरा वाटर लिया हुआ है। सो वाटर इज बेसिकली वन कोवैलेंट मॉलिक्यूल और वन कोवैलेंट कंपाउंड, सो इट do not dissociate into their constituent ions. So at first we have to add a little amount of either acid or base or salt in this solution. तो जैसे ही आप लिटिल अमाउंट में either acid or base और salt का जैसे ही हम इस्तेमाल करते हैं तो वैसे केस में ये वाटर हमारा आयोनाइज हो जाता है as H+ and OH-। So
आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये वाटर हमारा पहले क्या हो रहा है, आयोनाइज्ड हो रहा है। देन आफ्टर आयोनाइजेशन तो हम लोग बैलेंसिंग के लिए अभी से ही यहाँ पे 2 लगा देते हैं, यानी हमने टू मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर की मैंने यहाँ पे बात करी है। सो एट फर्स्ट क्या होता है कि जो 2 OH माइनस होते हैं, ऑल ऑफ यू नो दैट नेगेटिव आयंस आर नोन एज एनायंस, सो दे अट्रैक्टेड टुवर्ड्स एनोड। तो जो हमारा OH माइनस होगा वो एनोड के ऊपर जाएगा, और एनोड के ऊपर जाने के बाद ये क्या करता है कि ये एक वाटर मॉलिक्यूल प्रोवाइड करता है आपका 2H माइनस एंड हाफ O2 का फॉर्मेशन करता है, और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करता है। तो यहाँ पे हमारे पास है 2OH माइनस, so 2OH minus, it means each OH minus consists 1 electron. So हमारा जो एक OH माइनस है उसका एक इलेक्ट्रॉन और दूसरे वाले OH माइनस का दूसरा इलेक्ट्रॉन, वो दोनों यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स के रूप में बाहर आ गए। अब बचता है हमारे पास 2 हाइड्रोजन एंड 2 ऑक्सीजन। तो H2O consists 2 atom of hydrogen and 1 atom of oxygen, and here 1 molecule of oxygen which consists 2 atoms of oxygen. So हमने 1/2 कर दिया बैलेंस करने के लिए, यहाँ पर हमारा एक एटम है, यानी ये बैलेंस रिएक्शन है हमारा। तो यहाँ पे जो ये काम हो रहा है, जो 2OH माइनस जो जाके रिलीज हो रहा है, ये एक्चुअली एनोड के ऊपर हो रहा है, एट एनोड, because OH minus is one anion particle, so it must attracted towards anode. Anode it means positive rod, यानी ये हमारे इस इलेक्ट्रोलाइसिस वाले सिस्टम के पॉजिटिव रॉड के ऊपर गया, और पॉजिटिव रॉड के ऊपर जाने के बाद ये OH माइनस H2O दिया, 1/2 O2 प्रोवाइड करा एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स, जो ये 2 इलेक्ट्रॉन एनोड से होकर के बाहर निकलेगा, और आपने इसको एक सेल से कनेक्ट कर रखा है, और ये सेल का हमारा इधर पॉजिटिव टर्मिनल है और इस साइड में नेगेटिव टर्मिनल है। पॉजिटिव टर्मिनल इज एनोड एंड नेगेटिव टर्मिनल इज कैथोड हियर। सो व्हाट हैपन एट कैथोड? सो अब कैथोड पे हमारा एक्चुअली क्या हो रहा है, तो जो 2 इलेक्ट्रॉन्स यहां से निकले हुए हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स फिर यहां पे एंट्री करते हैं, और यहां पे हमारे पास है 2H+। सो दिस 2H+ accept this 2 electron at cathode and converted into 2 nascent hydrogen atoms, and these 2 nascent hydrogen atoms converted into hydrogen molecule or hydrogen gas. So this one at cathode. तो आप अगर वाटर का अगर आप इलेक्ट्रोलाइसिस अगर आप करते हो और आपने उसमें 2 रॉड्स अगर लगा रखे हैं, तो दोनों रॉड्स से आप देखेंगे कि गैसेस के बबल्स बाहर निकल रहे हैं, बहुत तेजी से गैसियस मॉलिक्यूल्स वहां पे बाहर एस्केप करेंगे। तो एस्केप करने का मेन कारण क्या है कि हमारा एनोड के ऊपर जो फ्री हो रहा है वो ऑक्सीजन गैस फ्री हो रहा है, एंड कैथोड के ऊपर जो गैस फ्री हो रहा है वो हमारा हाइड्रोजन गैस फ्री हो रहा है। अगर हम वाटर का अगर इलेक्ट्रोलाइसिस आप करते हो, तो यानी अगर हम वाटर का अगर इलेक्ट्रोलाइसिस अगर हम करते हैं, तो वैसे केस में हमारे एनोड से ऑक्सीजन गैस रिलीज होगा एंड कैथोड के ऊपर हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा, क्योंकि हमने यहाँ वाटर को लिया है, जैसे ही हमने कुछ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड बेस और सॉल्ट हमने यूज किया, ये आयोनाइज्ड हो गया हमारा सिस्टम। आयोनाइज्ड हुआ मतलब H+ एंड OH माइनस इसने प्रोवाइड किया। अब इस केस में एनोड के ऊपर जो 2OH माइनस थे, तो 2OH माइनस थे, तो वो अट्रैक्ट हो गए पॉजिटिव रॉड के ऊपर, और पॉजिटिव रॉड के ऊपर जाने के बाद उन्होंने अपने इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर दिया एंड 2OH में कन्वर्ट हो गए, और वो OH फिर हमारा फर्दर वाटर कंडेंस होकर के वाटर मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन कर रहा है एंड ऑक्सीजन गैस प्रोवाइड कर रहा है, और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। तो दोनों इलेक्ट्रॉन आपके एनोड से होके बाहर निकलेंगे एंड ऑक्सीजन गैस एनोड के ऊपर फ्री होगा एंड हाइड्रोजन गैस हमारा कैथोड के ऊपर फ्री होगा। सो जब भी आप इलेक्ट्रोलाइसिस आप करते हो, तो मोर और लेस सेम कॉन्सेप्ट उन सारे कॉम्प्लेक्सेस के इलेक्ट्रोलाइसिस में आप अप्लाई करते हो, जिनमें कि आप इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई करके उनके कंस्टिट्यूएंट आयंस में आप ब्रेक कर सकते हो, या फिर कुछ एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स और एटम्स के फॉर्म में अगर वो डिपॉजिट भी अगर हो, इलेक्ट्रिकल प्रोसेस ऑफ कोटिंग एन इनएक्सपेंसिव मेटल इनएक्सपेंसिव कंडक्टर विथ अ मेटल इज नोन एज इलेक्ट्रोप्लेटिंग। सो बेसिकली इलेक्ट्रोप्लेटिंग करने के लिए हम लोग यहाँ पे कॉपर सल्फेट वाला हम लोग एग्जांपल यहाँ पे यूज कर रहे हैं। वैसे कॉपर की जगह नाइट्रोन के भी इलेक्ट्रोप्लेटिंग किए जाते हैं, निकेल से इलेक्ट्रोप्लेटिंग किया जाता है। तो यहाँ पे हम लोग जब भी इलेक्ट्रोप्लेटिंग कॉपर सल्फेट से अगर आप करते हो, तो कॉपर सल्फेट से इलेक्ट्रोप्लेटिंग करने के लिए यहाँ पे हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन यूज करते हैं। सो वी नो दैट कॉपर सल्फेट इज बेसिकली वन आयोनिक कंपाउंड।
So it dissociate into their constituent ions like Cu double plus and SO4 double minus here. So इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए आप जो दो इलेक्ट्रोड्स का हम यूज करते हैं, जिसमें से कि एक हमारा होता है एनोड एंड द सेकंड वन इज कैथोड हियर. So cathode it means negative terminal and anode it means positive terminal, and the solution is here copper sulfate and anode is made up of copper. Anode is made up of copper here. So at first the concentration of Cu double plus and SO4 double minus in this solution is remains equal, but when it connected with a DC electric current supply, then copper present on anode also loses their two electrons and form Cu double plus ions, and this Cu double plus from this anode and Cu double plus from this solution both accept electrons and converted into copper solid form at cathode. So जो हमारा Cu डबल प्लस आयंस हैं जो कि इस सॉल्यूशन के अंदर हमारे मेंटेन हैं, CuSO4 copper sulfate Cu double plus ion present here, and also this copper loses their two electron and converted into Cu double plus ion, and these two again accept electron at cathode and converted into solid copper on this article. So by this process we can electroplate our required metals. साथ ही साथ SO4 डबल माइनस ग्रुप 1.5 वोल्ट और 3 वोल्ट तक के नॉर्मल इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई से इसके स्ट्रक्चर के ऊपर या इसके बनावट पर या इसके स्टेबिलिटी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है. कारण है कि SO4 डबल माइनस हमारा एक वेल स्टेबल ग्रुप है, वन स्टेबल कंपाउंड रेडिकल है ये, तो ज्यादा स्टेबल होने के कारण एक नॉर्मल डीसी इलेक्ट्रिक करंट के सप्लाई से इसके स्ट्रक्चर या फिर इसके बनावट या फिर इसकी संरचना के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है. मैं बात कर रहा था एल्युमिनियम के ऑक्साइड की. सो एल्युमिनियम के भी ऑक्साइड में कुछ सेम कंडीशंस होते हैं, जैसा कि इस रिएक्शंस में आप देख रहे हो. सो सेम रिएक्शन कुछ एल्युमिनियम ऑक्साइड के भी केस में होता है. वहां पर भी हम क्या करते हैं कि इसके अंदर एल्युमिनियम इट मींस Al2O3 को आप फिल अप कर देते हो. एक्चुअली Al2O3 की जब हम बात करते हैं तो Al2O3 एक कोवैलेंट कंपाउंड है हमारा. Al2O3 नेचर से कोवैलेंट होता है और इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत ज्यादा होता है. तो उतना हाई और मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होने के कारण इसको बहुत जल्दी से जल्दी हम आयोनाइज नहीं कर सकते हैं, या फिर आयोनाइज करने और मेल्ट करने के लिए लार्ज एक्सटेंट ऑफ एनर्जी इज नीडेड हियर. तो बहुत ज्यादा अमाउंट में आपको एनर्जी लगाना होगा तब जाकर के ये मेल्ट होगा, या फिर लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हमको सप्लाई करना होगा तब जाके ये थोड़ी बहुत कंडक्टिविटी को शो कर सकता है, क्योंकि एल्युमिनियम ऑक्साइड इटसेल्फ कोवैलेंट नेचर का होता है. तो हम क्या करते हैं कि इसके अंदर थोड़ा मात्रा में, ज्यादा नहीं, स्मॉल अमाउंट में आप क्रायोलाइट आप मिला देते हो. क्रायोलाइट बोलते हैं Na3Al(F6) को. तो Na3Al(F6) क्रायोलाइट एक आयोनिक कॉम्प्लेक्स है. जैसे ही आप इसमें मिलाते हो तो इसकी कंडक्टिविटी को वो बढ़ा देता है, साथ ही साथ मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट को भी डिक्रीज कर देता है. तो एक कंपाउंड है जो कि कोवैलेंट नेचर शो कर रहा था, बट आपने उसमें थोड़ा सा क्रायोलाइट आपने मिला दिया. तो जैसे ही आपने क्रायोलाइट मिलाया उसकी कंडक्टिविटी ज्यादा हो गई, साथ ही साथ उसका Mp और Pp भी कम हो गया. अब आप कम टेम्परेचर देके उसको मेल्ट भी कर सकते हो और जो लिटिल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हम सप्लाई देंगे तो आयोनाइज्ड भी हो जाएगा, जैसा कि वाटर के साथ होता है. आप अगर डिस्टिल्ड वाटर अगर अपने सिस्टम में अगर लोगे तो वैसे केस में वो ऑक्सीजन बबल्स और हाइड्रोजन बबल्स वहां पे इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से बाहर नहीं आएगा. वहां पे अगर आपको बबल्स अगर बाहर करने हैं तो वैसे केस में हमको स्मॉल अमाउंट ऑफ आइदर एसिड और बेस और सॉल्ट उसमें ऐड करना होगा ताकि जो हमारा वाटर है वो आयोनिक नेचर को शो कर सके. तो वैसा ही कुछ एल्युमिनियम ऑक्साइड के साथ हम लोग करते हैं. तो इसमें क्या करते हो आप कि क्रायोलाइट आप मिला देते हो. क्रायोलाइट मिलाने से और डीसी इलेक्ट्रिक करंट जैसे ही आप इसमें सप्लाई देते हो ये एक्चुअली टूट जाता है 2Al3 प्लस एंड 3O डबल माइनस. सो यहाँ पर भी हमने वही किया है. इस सिस्टम में हमने एल्यूमिना हमने फिल किया हुआ है.
और हमने दो कार्बन के इलेक्ट्रोड्स लगा रखे हैं। ध्यान रखना, मैंने यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड्स लगाया है वो कार्बन इलेक्ट्रोड्स हैं। और जो भी अलग अलग इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस किया जाता है उनमें डिफरेंट सुटेबल इलेक्ट्रोड्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे आपने कार्बन इलेक्ट्रोड्स आपने यूज कर लिया है, और जैसे ही आप डीसी इलेक्ट्रिक करंट आप सप्लाई देते हो तो होता क्या है कि जो हमारा 3O डबल माइनस है, तो 3O डबल माइनस इज नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल इज एनायन सो अट्रैक्टेड ऑन एनोड। ये एनोड के ऊपर जाएगा क्योंकि ये एनायंस है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं, सो अट्रैक्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिव रॉड और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। तो उस पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को ही हम क्या बोलेंगे, एनोड। तो ये एनोड के ऊपर जाकर क्या करता है, 6 इलेक्ट्रॉन लूज करता है। ध्यान रखिएगा हमारा एक ऑक्सीजन के ऊपर 2 माइनस है, तो अगर एक ऑक्सीजन है और इस पे 2 नेगेटिव चार्ज हैं, it means that this group or this atom consists 2 extra electrons, and due to these 2 extra electrons it holds 2 negative charge on it. So one atom consists 2 negative charge, it means 2 electrons. So 3 such groups consist 6 electrons or 6 extra electrons. तो ये जो 6 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो होल्ड कर रहा है, इन 6 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स को ये क्या करता है, रिलीज करता है, और ये 3 नेसेंट ऑक्सीजन में कन्वर्ट होते हैं जो आगे फर्दर 3/2 O2 में कन्वर्ट हो जाता है। साथ ही साथ जो हमारे 2Al3 प्लस होते हैं, तो आप देखिए यहाँ पे कि 1Al3 प्लस है, तो अगर Al3 प्लस है इसका मतलब ये हुआ कि Al के सिंपल कॉन्फिगरेशन से हमने 3 इलेक्ट्रॉन्स बाहर रखे हुए हैं, तो आपने उसका नाम क्या दिया है, Al3 प्लस। तो अगर 1Al से अगर 3 इलेक्ट्रॉन अगर बाहर किए हो तो Al3 प्लस बना है, यानी 2 एल्यूमिनियम अगर होंगे तो उससे 6 इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो बाहर किए जाएंगे, तब जाकर के 2Al3 प्लस बनेगा। यानी अगर इस 2Al3 प्लस को अगेन अगर सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो 6 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे। तो ये वर्क होता है आपका कैथोड के ऊपर, और कैथोड के ऊपर जाने पे ये एल्यूमिनियम सॉलिड के फॉर्म में डिपॉजिट हो जाता है, और ये काम होता है कैथोड पे। और जो ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है, ये ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है आपका एनोड के ऊपर। So electrolysis of aluminum oxide is like this, electrolysis of copper sulfate, electrolysis of water, electrolysis of any ionic compound आप कवर कर सकते हो सेम मेथड अप्लाई करके। तो एग्जांपल के लिए अगर आप NaCl का अगर हम इलेक्ट्रोलाइसिस अगर करते हैं, तो NaCl आप जैसे ही इसमें आप डीसी इलेक्ट्रिक करंट का आप सप्लाई देते हो, तो सेम कंडीशन वही होता है जैसा कि बाकी सब में हो रहा था। एल्युमिनियम ऑक्साइड में हुआ, आपका कॉपर सल्फेट में हुआ, वाटर में हुआ, तो सबसे पहले ये क्या होगा, आयोनाइज्ड हो जाएगा। आयोनाइज्ड होगा तो आपको ध्यान में रखना है कि सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281, इट मींस सोडियम will lose only their 1 electron, so sodium form Na plus ion. Similarly chlorine have 17 their atomic number, so electronic configuration 287, it means their valence orbit consists 7 electron, it means it will accept 1 electron from outer sources and converted into Cl minus ion। तो यहाँ पर हमारा ये कन्वर्ट हो जाएगा Cl माइनस में। सेम वही चीज होना है, जो Cl माइनस है वो पॉजिटिव रॉड के ऊपर जाएगा, तो ये हमारा नेगेटिव पार्टिकल्स है, एनायंस बोलते हैं, मतलब ये एनोड के ऊपर जाएगा, और एनोड के ऊपर जाने के बाद ये क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। लूज करके क्या बनाएगा, फ्री रेडिकल नेसेंट एटम ऑफ क्लोरीन, एंड वही आपका फिर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, क्लोरीन गैस में कन्वर्ट होगा। ये ऐसा इसलिए होता है ना क्योंकि ये नॉन मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स के आउटर ऑर्बिट में लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड आपको मिलते हैं, तो उस लार्ज इलेक्ट्रॉन क्लाउड के कारण इनकी अनस्टेबिलिटी ज्यादा होती है अपने एटॉमिक फॉर्म में। तो ये क्या करते हैं कि ये इटसेल्फ के साथ ही कोवैलेंटली बाउंडेड होते हैं और अपना ऑक्टेट पूरा कर लेते हैं, और इस तरह से ये एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को शो करते हैं। ठीक है, इसीलिए जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं वो सारे के सारे डाई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक, पॉली एटॉमिक, कुछ एक ऐसे फॉर्म्स में मिलते हैं। तो ये जो एक्टिविटी हो रहा है ये हो रहा है आपका एनोड के ऊपर। वैसे ही जो हमारा सोडियम प्लस है सेम काम वो कर रहा है, फिर वो कैथोड के ऊपर जाके डिपॉजिट हो रहा है क्योंकि ये कैटायन पार्टिकल्स है, तो इट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स कैथोड। कैथोड के ऊपर हमारा जो नेगेटिव चार्ज रॉड है, तो वहां पे जाने के बाद ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है, और जैसे ही ये Na+ आपका एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, ये Na सॉलिड फॉर्म में डिपॉजिट हो जाता है। ध्यान रखिएगा Na की रिएक्टिविटी ज्यादा है, अगर वैसे केस में आपने थोड़ा सा भी अगर मॉइस्ट अगर सिस्टम बनाया हुआ है तो ये सोडियम फिर फर्दर रिएक्ट करके हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। सो आप इस तरह से किसी भी आयोनिक कंपाउंड का इलेक्ट्रोलाइसिस कर सकते हो। सो वी कैन से दैट इलेक्ट्रोलाइसिस इज अ प्रोसेस
of conversion of a complex or basically one ionic complex into their constituent molecules or ions by passing electricity. तो आप बता सकते हो कि electrolysis is a process in which by passing electricity just one compound converted into either stable units or stable molecules, some gases, or deposited in form of solid, or just dissociate into their constituent ions by passing electric current. तो यहाँ पे आप इलेक्ट्रिक करंट को आप पास करते हो और कुछ एक केमिकल रिएक्शंस होते हैं, इनको आप इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हो। वहीं पे जो इसका सेकंड पार्ट होता है जिसको कि हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और केमिकल इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी, तो यहाँ पे क्या होता है कि आप एक केमिकल रिएक्शन कराते हो और उस केमिकल रिएक्शन के कारण इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है, जैसा कि सारे सेल में होता है। तो यहाँ पे हम लोग बेसिकली अभी जो डिस्कस करने वाले हैं वो हम लोग करेंगे गैल्वेनिक और वोल्टिक के सेल को। तो बेसिकली यहाँ पे मैं अभी वोल्टिक के बेसिक सेल को यहाँ पे अभी आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूँ कि उस सेल में एक्चुअली क्या हुआ था जो वोल्टिक ने बनाया था। क्योंकि आज हम जितने भी सेल अलग अलग तरह के यूज कर रहे हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ ड्राई सेल्स, rechargeable batteries also, lithium ion battery, lead storage battery which are used in car and other purpose आप यूज करते हो। तो इन सारे जितने भी बैटरीज हैं इन सभी में एक चीज कॉमन है कि सब में कुछ ना कुछ एक केमिकल रिएक्शन होता है। उस केमिकल रिएक्शन में बेसिकली रेडॉक्स रिएक्शंस होते हैं और वहां पे उस रेडॉक्स रिएक्शन में एक यूनिट हमारा इलेक्ट्रॉन लूज करता है और दूसरा यूनिट उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो होने शुरू हो जाते हैं और इलेक्ट्रॉन्स यानी चार्ज का फ्लो होता है, उसी को आप क्या बोलते हो, इलेक्ट्रिक करंट। तो इस तरह के जितने भी रिएक्शंस होंगे जहां की केमिकल रिएक्शन के कारण अगर इलेक्ट्रिक करंट अगर जनरेट हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो दीज आर टर्म्ड एज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। सो एट फर्स्ट जो वोल्टिक ने जो तैयार किया था तो उसने क्या किया था कि दो अलग अलग उन्होंने सेल तैयार किए थे। एक को उन्होंने नाम दिया था ऑक्सीडेशन सेल, दूसरे को कहा था उन्होंने रिडक्शन सेल। यूज कहाँ क्या हुआ है तो इसमें हमने बेसिकली जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन यूज किया था उन्होंने और इसमें कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन को यूज किया गया था। सो ऑल ऑफ यू नो दैट जिंक सल्फेट आयोनाइज्ड एज Zn double plus and SO4 double minus, and here also Cu double plus and SO4 double minus. So in both of this system one system fill up with zinc sulfate solution and another one is fill up with copper sulfate solution, and in both of these solutions number of positive ions and number of negative ions both are equal. It means in this system Cu double plus number of Cu double plus and number of SO4 double minus both are equal, so it is quite neutral. बाहर से आप देख रहे हो तो न्यूट्रल है, लेकिन अगर हम अंदर जाते हैं तो अंदर देखते हैं कि दोनों ही तरह के चार्जेस इक्वल अमाउंट में अवेलेबल हैं ये दोनों ही सेल में। और उन्होंने क्या किया, एक जिंक के रॉड को इसमें डाला गया। यहाँ पर जो रॉड आप यूज कर रहे हो जो बेसिकली जिंक का रॉड है और यहाँ पर जो रॉड डाला गया वो डाला गया कॉपर के रॉड को यूज किया गया। मैं क्यों बोल रहा हूँ कि ये हमारा इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से अलग होता है, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में आप क्या करते हो कि आप डीसी इलेक्ट्रिक करंट का सप्लाई देते हो, यानी ये हमारा जो दोनों रॉड होता है दैट मस्ट बी कनेक्टेड विद अ सेल और बैटरी। तो आप इसको एक सेल या बैटरी से आप कनेक्ट कर देते हो इलेक्ट्रोलाइसिस में और करंट का फ्लो होता है और ये कंपाउंड डिसोसिएट होता है। जब आप इलेक्ट्रो केमिकल सेल की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमने कंपाउंड्स लिए हुए हैं, ये कंपाउंड्स आयोनाइज्ड होंगे और ये कुछ एक इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करेंगे बाहर की ओर। क्यों करेंगे, कैसे करेंगे, वो विल डिस्कस ऑन इट, बट वो करेंगे कि जैसे ही वो आयोनाइज्ड होंगे वो सिस्टम में कुछ एक इलेक्ट्रॉन्स को बाहर करेंगे। जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर होगा तो यहाँ पे हमको कोई सेल नहीं लगाना होगा बल्कि उसको मेजर करने के लिए एक वोल्ट मीटर अप्लाई करना होगा। तो मैं यहाँ सिस्टम में जैसे ही एक वोल्ट मीटर लगाता हूँ और एक रेसिस्टर लगाता हूँ। रेसिस्टर बल्ब हो सकता है, वो फैन हो सकता है, वो कोई भी एक ऐसा आर्टिकल जो कि कुछ इलेक्ट्रिक करंट को कंज्यूम करके बता दे कि हाँ यहाँ पे करंट का फ्लो हुआ है। या फिर आप एक बल्ब यूज कर सकते हो, ग्लो बल्ब, पता चल जाएगा कि हाँ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो हो रहे हैं, फ्लो के कारण वो बल्ब ग्लो कर रहा है। तो जैसे ही आप इनको कनेक्ट करते हो, जब तक कनेक्ट नहीं करते हो सब कुछ नॉर्मल था, यहाँ भी इक्वल थे सारे अमाउंट्स, यहाँ भी इक्वल थे, नॉर्मल जिंक प्लेस्ड था और ये भी प्लेस्ड था। लेकिन जैसे आपने इनको कनेक्ट किया तो पोटेंशियल डिफरेंस होने के कारण क्या होता है कि हमारा जिंक जो है, अब ये जो जिंक का जो रॉड आपने यूज करा है, ये जिंक
ये जिंक फर्दर अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है एंड Zn डबल प्लस में कन्वर्ट हो रहा है, यानी यहां पर इलेक्ट्रॉन्स लूज हो रहे हैं और ये इलेक्ट्रॉन्स बाहर जा रहे हैं इस रास्ते से, और यहां पर इस सिस्टम के अंदर Zn डबल प्लस के कंसंट्रेशंस धीरे धीरे राइज होना शुरू हो जाएंगे, बढ़ना शुरू हो जाएंगे, यानी अभी तक जो बराबर था दोनों, अब Zn डबल प्लस का कंसंट्रेशन यहां पे राइज होगा, बढ़ेगा। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जिंक की जो रिएक्टिविटी है वो लिटिल बिट हाई है कंपैरिजन टू कॉपर। सो कॉपर से पहले जिंक ने अपने इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज कर दिया। जस्ट थिंक अबाउट व्हाट हैपेंड अगर हमने ये वाला जो रॉड है, ये वाला अगर जिंक का बनाया और ये रॉड हमने मैग्नीशियम का कर लिया होता, तो मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉन यहां पहले रिलीज करता जिंक के कंपैरिजन में, लेकिन जब आप यहां जिंक से कंपेयर कर रहे हो, सॉरी कॉपर से जब आप कंपेयर कर रहे हो, तो कॉपर के कंपैरिजन में जिंक हमारा पहले इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, क्योंकि कॉपर के कंपैरिजन में जिंक मोर रिएक्टिव है। वैसे ही जैसे मैग्नीशियम जिंक के कंपैरिजन में मोर रिएक्टिव है, तो अगर आप जिंक इधर डाल दो और इधर अगर आप मैग्नीशियम डाल दो, यहां से मैग्नीशियम अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा। आप ये मत सोचना कि सर अगर इधर जिंक डाल दे और इधर मैग्नीशियम डालें तो क्या इधर से ही, ऐसा कुछ नहीं है, वो फिर इधर से होने लगेगा, फिर इधर से आपका जो मैग्नीशियम है वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा और वो जिंक के साइड में जाएगा। यानी एक हायर रिएक्टिव मेटल ऑलवेज एक सेल के अंदर सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेंगे, ठीक है। अब तो इस सिस्टम के अंदर Zn डबल प्लस का कंसंट्रेशन स्लोली राइज करेगा, बढ़ेगा। अब जो ये दो इलेक्ट्रॉन्स माइग्रेट होकर के इधर आए हुए थे, तो चूंकि इस सिस्टम के अंदर इसको Cu डबल प्लस बहुतायत मात्रा में मिल रहा है, क्योंकि अवेलेबल है यहाँ इस सिस्टम के अंदर दोनों का अवेलेबिलिटी है, Cu डबल प्लस एंड SO4 डबल माइनस। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये Cu डबल प्लस उस दो इलेक्ट्रॉन लूसेंट इलेक्ट्रॉन जो जिंक वाला था, जो जिंक ने जो लूज किया था वो सिस्टम में ट्रांसफर हुआ, इस साइड आया, तो उस दो इलेक्ट्रॉन को कॉपर आपका एक्सेप्ट करता है और कॉपर सॉलिड के फॉर्म में इसके ऊपर डिपॉजिट होता चला जाता है। मतलब ये कि आपका जो ये एनोड है, सर ये एनोड है, एनोड अंदर वन इज कैथोड। सो जो हमारा एनोड है ये धीरे धीरे पतला होगा और जो कैथोड है वो धीरे धीरे क्या होगा, मोटा होगा इस सेल में। तो इस रिएक्शंस के थ्रू एक में आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है और दूसरे में क्या हो रहा है, रिडक्शन, क्योंकि एक पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं और दूसरे पे क्या हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसी सिस्टम के कारण क्या हुआ, यहाँ पे करंट फ्लो होना शुरू हो गया। सो ये कॉन्सेप्ट है हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का। वैसे ही आप ड्राई सेल, आप ड्राई सेल बेसिकली एक जिंक कंटेनर आप यूज करते हो, जिंक का, ये जिंक का कंटेनर है हमारा, और इस जिंक के कंटेनर के अंदर हमने एक कार्बन रॉड को लगाया हुआ है, बेसिकली ये ग्रेफाइट का रॉड होता है। इस ग्रेफाइट रॉड के चारों तरफ अमोनियम क्लोराइड NH4Cl के मॉइस्ट पेस्ट को भरा जाता है और यही यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट की तरह एक्ट करता है, NH4Cl, because it can dissociate into their constituent ions। इसके साथ साथ MnO2 के बारीक चूर्ण को भी इसके अंदर डाला गया है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है एक्चुअली कि जैसे ही आप इस दोनों को आप कनेक्ट करते हो, मींस नेगेटिव टर्मिनल एंड पॉजिटिव टर्मिनल, मतलब आप एक पोटेंशियल डिफरेंस आप क्रिएट करते हो, कोई एक रेसिस्टर अप्लाई करते हो। तो जैसे ही आप रेसिस्टर अप्लाई करते हो तो ये जिंक क्या करता है, ये दो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है एंड Zn डबल प्लस आयन में कन्वर्ट हो जाता है। वैसे ही जो अमोनियम क्लोराइड है NH4Cl, ये देता है NH4 प्लस एंड Cl माइनस, NH4 प्लस एंड Cl माइनस। अब ये Cl माइनस NH4 प्लस ये NH3 देता है और साथ में हाइड्रोजन गैस देता है 1/2। ये हाइड्रोजन MnO2 को Mn2O3 में कन्वर्ट करता है और साथ में वाटर प्रोवाइड करता है। इस तरह से जो ये इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं यहां से और Cl माइनस आयन के थ्रू, वो इस सर्किट में आपका चलता है। तो आप कोई भी अगर सेल आप यूज कर रहे हो तो उस सेल में बेसिकली यही चीज होगा,
कि एक ग्रुप्स ऐसे होंगे जो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेंगे और एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, वहीं पे एक दूसरा कंपाउंड होगा जो कि उन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा और एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा।